वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल माफिया। दोस्तों, क्या है, आप सभी ने देखा होगा अभी रिसेंटली जो हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो मेजरली क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और वेयरहाउस जो सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। यानी जैसे एक टाइम आपने देखा था ना कि जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है उसका सडनली एकदम हाइप था, बूम था और लोग एकदम उस पर ही जा रहे थे। सेम अभी क्या है, बिल्कुल हमारे वेयरहाउस के जो कंस्ट्रक्शन है इंडिया पे बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फर्स्ट क्राई हो गया, ये अदर जितनी बड़ी स्टोरेज पर्पस ऑफ एजेंसीज़ हैं, वो इंडिया पे आकर इन्वेस्ट कर रही हैं और यानी ये इन वेयर हाउसेस को रेंट पे लीज पर ले रही हैं। कुछ हो सकता है अपना खुद का वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट कर रही हो, बट आपने ये चीज़ नोटिस करी, सडनली इतना ज़्यादा इंडिया में इस चीज़ का क्यों एडवांस हो रहा है, लोग इसे क्यों प्रेफर कर रहे हैं? पहले जो वेयर हाउस नॉर्मली क्या है, गवर्नमेंट्स यानी बिल्ड करती थी, वो भी किस लिए, जो हमारा फूड स्टोरेज होता था नॉर्मली उस पर्पस के लिए ये लोग बिल्ड किया करते थे। मगर जब से अभी इंडिया में इंडस्ट्रियल सेटअप बहुत ज़्यादा डिमांड पर आया है, तो इंडिया पे हर जगह आप देखोगे जो भी डिमांड है वेयर हाउस की, कोई भी कंपनी आती है तो हमेशा वेयर हाउस की डिमांड करती है। वो भी इसलिए क्योंकि वो जो उसका गुड्स है, मटेरियल है या रॉ मटेरियल है, वो वहां पर स्टोर कर सके। बट दोस्तों क्या है कि ये जो हमारा वेयर हाउस है ना, जैसे हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं ना, सेम वेयर हाउस के भी केसेस में कुछ तो एडवांटेज है जो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, बट सेम इसके कुछ डिसएडवांटेज है। तो आज के वीडियो में ना अपन वेयर हाउस के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे कि ये हमारे लिए किस हद तक बेनिफिट है और यानी हमें इसको और कितना बिल्टअप करना चाहिए, इससे हमारे इन्वेंट्री में या हमारे स्टोरेज में क्या बेनिफिट्स आता है। तो आज हम ये सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसके एडवांटेज से पहले स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि अगर जब वेयर हाउस होता है ना, तो उसमें एक इन्वेंट्री होती है, यानी कि मटेरियल यहाँ पे आएगा, देन इसके बाद इधर मूव होगा। ये एक पूरा एक सिस्टम होता है वेयर हाउस में। तो अगर आप नॉर्मल ये चीज बनाओगे, ऐसा कुछ कहीं नहीं होता। तो वेयर हाउस के थ्रू हमें क्या बेनिफिट मिलता है, सबसे बड़ा हमारा इन्वेंट्री सिस्टम बिल्ड हो जाता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो दोस्तों, जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो हमारा आता है इकोनॉमिक ऑफ सेल्स। अभी इकोनॉमिक ऑफ सेल्स क्या है फ्रेंड्स, अगर आप कोई चीज छोटी क्वांटिटी में लेते हो तो उसका प्राइस क्या है, कम नहीं होता, ज्यादा होता है। बट अगर आप वही सेम चीज को एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी पर खरीद लेते हो तो उससे क्या होता है, आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है ना परचेजिंग की, तो वो कम हो जाती है। सेम वेयर हाउस के केस में हम ये चीज कर सकते हैं, अगर जैसे हमें कोई चीज पता है अभी नहीं बाद में लगेगी और हमारे पास ज्यादा इसकी डिमांड होगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी सप्लाई है उसको डिमांड जो भी बल्क पर परचेज करके अपने वेयर हाउस पर रख सकते हैं, जिसके थ्रू क्या है, ये जो हमारा डिमांडिंग ऑफ स्केल्स की फुलफिलमेंट है हम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक। तो दोस्तों, थर्ड पॉइंट आता है हमारा सीजनल डिमांड। अब इस नाम से ही आप समझ सकते हो सीजनल डिमांड क्या है। अब देखा होगा आपने, कुछ जगह लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको फूड से एग्जांपल दूं, जैसे लोग क्या करते हैं, जब वो चीज सस्ती होती है तो उसको क्या करते हैं, लेकर परचेज करके स्टॉक करके रख लेते हैं, और जब वो चीज मार्केट में शॉर्ट हो जाती है, देन क्या है, उसको वापस सप्लाई करना चालू करते हैं, पंप करते हैं दोबारा मार्केट में, और उसको क्या हाई वैल्यू प्राइस पर लेते हैं, यानी लोग खरीदते हैं। तो ये जो सीजनल डिमांड है ना, कि ये जो सर्कुलेशन बना रहे, इसके लिए भी लोग वेयर हाउस को लेते हैं और वहां पर अपना मटेरियल यानी स्टक करते हैं, जिससे ये सारी चीजें थ्रू प्रोसेस में बना रहे। ऐसा ना हो कि एकदम से वो मटेरियल गायब हो जाए, क्योंकि क्या होता है, बारिश में कई लोगों के पास वो चीज रखने की जगह नहीं होती, तो लोग किसी को दे देते हैं, तो लोग कई जगह अपने स्टोर पे रख लेते हैं, देन आपको पता है प्राइस हाइक हो गया। और रिसेंटली आप एग्जांपल देख सकते हो, टमाटर का प्राइस बहुत ज्यादा हाइक है। दोस्तों, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। अब दोस्तों क्या है, वेयर हाउस हमें एक ऐसी डिजास्टर से बचाता है जो एक प्रकार से नेचुरल भी हो सकती है, क्लाइमेटिक भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल सडनली रेनफॉल हो गया, कोई फ्लड आ गया, तो वहां पर जो हमारा मटेरियल है वो हमारा प्रॉपर सेफ होता है उस सारी डिजास्टरों से। तो सडनली जब हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है तो लोगों को हम सप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो रिस्क डिजास्टर है, ये सारी चीजों को भी वो कवर करता है। देन हमारा जो फाइनल लास्ट पॉइंट है वो हमारा आता है फास्टर ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो नॉर्मली आपने देखा होगा दोस्तों, जो वेयर हाउस बड़े बनते हैं वो या तो आउटसाइड ऑफ द सिटी बनते हैं, जिसको क्या है, वो ऐसी जगह पे यानी उस चीज को लोकेट करते हैं कि वहां से उसका डिमांड एंड सप्लाई इजिली हो, एक बल्क पॉइंट हो जहां पर यानी
आप समझ सकते हो, रिटेलर आप समझ लो, और देन कंज्यूमर, क्योंकि होलसेलर ये सारी चीजें तो इसमें इन्वॉल्व होंगी कि वो वहां से लेकर सिटी पर सप्लाई करेगा, देन सिटी से वो छोटे छोटे और दूसरे जो गांव या कस्बे हैं वहां भी सप्लाई कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा डिमांड एंड सप्लाई में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो वेयर हाउस से पहले नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 की एग्जाम्पल है हमारे वेयर हाउस के, यानी एडवांटेज के तौर पे। इसलिए हमें वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, और इसलिए जितनी भी एमएनसी कंपनी आ रही है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो इसलिए वेयर हाउस को प्रेफर करती है क्योंकि उसका मॉडल बहुत अच्छा होता है। और नॉर्मली ये लोग जो वेयर हाउस को लेती है रेंट पे लेती है, फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स 15 ईयर्स लाइक दिस। देन उसके बाद वो वहां से मूव आउट कर जाते हैं, क्योंकि तब तक उनको पता लग सकता है कि वहां पे इंडस्ट्री ग्रोथ उसका कितना है। अगर उन्हें ये लगता है कि इसका इंडस्ट्री ग्रोथ और ज्यादा है, तो वो लोग अपना जो रेंट आउट पीरियड होता है उसको एक्सटेंड करते हैं, नहीं तो वो लोग दूसरे एरिया को यानी दोबारा ग्रो करने के लिए निकल जाते हैं वहां से। तो दोस्तों इसका जो पहला डिसएडवांटेज है ना वेयर हाउस का, वो है सबसे ज्यादा हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इसको समझिए कि जब हम वेयर हाउस को कंस्ट्रक्ट करने जाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए होगा। कैपिटल से पहले भी हमें क्या, एक लैंड चाहिए होगी जहां पर हमें इस चीज को बनाना है। देन हमें कंस्ट्रक्शन के लिए इक्विपमेंट चाहिए होंगे, मटेरियल चाहिए होंगे, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, मैन पावर चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए हमें एक ह्यूज मनी चाहिए होगा, जो हमें यहाँ पर बिल्ड करने के लिए सारी चीजों को परचेज करना पड़ेगा। तो जो भी कभी भी वेयर हाउस बनाना पड़ता है उसके लिए हमें इनिशियली हाई कैपिटल चाहिए होता है। देन इसके बाद जो पॉइंट आता है हमारा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स ये जो पूरा हमारा इन्वेंट्री सिस्टम है हमने बनाया है वेयर हाउस का, इसको चलाने के लिए वहां पे क्या है, हमें लेबर्स चाहिए होंगे, एक पूरी सप्लाई चेन क्रिएट करनी होगी, और उसकी फैसिलिटी के लिए हमें वो सारी चीजें वहां पर बिल्टअप करनी होगी। देन ये सारी चीजें वर्कआउट करेंगी। नहीं तो अगर आपने वेयर हाउस बना दिया, आपका कोई इन्वेंट्री सिस्टम नहीं है वहां पर, आपने लोग नहीं दिए हैं, आपके वहां की यूटिलिटी है, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं या आपकी जो रैकिंग्स हैं, ये सारी चीजों को आप बराबर मेंटेन, क्योंकि आपका एक जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ना दोस्तों वेयर हाउस में, ये ज्यादा आता है अगर मंथ बाय मंथ। क्योंकि जितना भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा, आपकी यूटिलिटी होगी, आपका एटीपी होगा, आपका एसटीपी होगा, आपका फायर फाइटिंग होगा, ये सारी जो लाइन्स हैं जो आपने यूज करी हैं, तो ये चीजों को भी तो आपको रन करना है, इसका बिल्स आएंगे, आपके जो लेबर्स हैं, आपको हाउसकीपिंग के लगेगा, तो ये पूरी जो चेन है इस चीज के लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर सब चीजें अच्छी है तो आप इसका पे कर पाओगे, वरना इसका जो इनिशियली रेंट होता है वही बहुत ज्यादा होता है इन सब चीजों का। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री सिंकरेज। अब दोस्तों क्या होता है कई बार कि हमने कोई मटेरियल है उसे बिल्ड करके बनाकर या परचेज करके मान लो वेयर हाउस पर रखा है। देन क्या होता है कि इनिशियली उसकी कॉस्ट अच्छी थी, अब क्या होता है मार्केट में सडनली उसकी कॉस्ट डाउन होने लगती है, और चांसेस होते हैं कि वो मटेरियल खराब भी हो जाए। नॉर्मली वेयर हाउस में ये चीज नहीं होता है, बट चांसेस होते हैं कि उसका कॉस्ट डाउन हो जाए। तो इससे क्या होता है ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी का, वो डाउनफॉल पे आ जाता है। ये चीज आप लोगों ने देखी होगी कि पहले आपको किसी मटेरियल की या किसी एक पर्टिकुलर आइटम की कॉस्ट बहुत पीक पर होगी, देन सडनली क्या है वो डाउनफॉल हो जाता है। तो ये जो हमारा कॉस्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है जिससे हमारे ओवरऑल कंपनी को कॉस्ट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। देन लास्ट है कि जो हमारे जितने भी वेयर हाउस है ना उसमें, यानी कुछ में तो क्या है आपने देखा होगा कि नॉर्मली मैन पावर्स ये सारी चीजों से काम हो जाता है, पर जो मॉडर्न वेयर हाउसेस बनते हैं दोस्तों उसमें क्या है बड़ी बड़ी मशीनरी और इक्विपमेंट का यूज होता है एज पर मॉडर्नाइजेशन। तो उसमें दिक्कत कहाँ पर आती है, तो ये जो मशीन्स होती है ना इनको ऑपरेट्स करने के लिए, या जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स आपने जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको कहूँ जो हमारी ये क्या कहते हैं टाटा मोटर्स का फॉर एग्जांपल आप पकड़िए, वहां पे जो उसकी मशीन यूनिट्स हैं, जो रोबोट्स उन्होंने फिट किए, उनको ऑपरेट करने का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो डे बाय डे बहुत ज्यादा होता है, जिसके थ्रू अगर वो चीज प्रॉपर रनिंग पे नहीं है, वो चीजें सेल्स नहीं हो रही है, तो हमारे कंपनी का एक बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा और जो उसके ओवरऑल कैपेक्स पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको वेयर हाउस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताए हैं, बट अभी भी इंडिया में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। नेक्स्ट 5 इयर्स ये बहुत ज्यादा बूम करेगा, क्योंकि सभी जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है वो वेयर हाउस ही बिल्टर करना चाहती है। तो अगर आपके पास भी लैंड है, आप किसी कंपनी को ऐसा जानते हैं तो उससे कांटेक्ट करिए, वेयर हाउस बिल्ड करिए, उसे स्टोरेज पर्पज के यूज करने के लिए दीजिए। और कुछ जगह जो वेयर हाउस बनते हैं वो एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बनते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूँ
फॉसरॉक हो गया या दूसरी कोई, तो क्योंकि वो लोग अपने छोटे प्लांट्स डाल सकते हैं। फॉसरॉक एक केमिकल इंडस्ट्री है जो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स प्रोवाइड करता है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। आप अगर आपके पास बहुत सारा लैंड है तो आप ये चीजें कर सकते हो। तो इनिशियली अभी इसमें बहुत ज्यादा एडवांटेज है और पैसा भी है, बट आपको इनिशियली जो कॉस्ट होगा वो ज्यादा इंकर्ड करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोच लीजिए आपको अपने लिए वेयर हाउस बनाना है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखना और खुश रहना। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वेयर हाउस से रिलेटेड, इस इंडस्ट्री से सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बताता रहूंगा। और अगर आप सभी में से किसी का भी कोई खुद का टॉपिक है, आप वो भी कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। मैं उस पर भी टॉपिक बनाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, बाय बाय।